हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और सब चैप्टर कौन सा है? 9th। और चैप्टर का नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि में इम्पोर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पर उल्लेख मिलेगा। ये भी दो प्रकार के छोटे प्रश्न भी हैं और बड़े प्रश्न भी हैं। ये इस सीरीज का, इस किताब का, ये जो वाली किताब है समकालीन विश्व में राजनीति, इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट हम बाद में शुरू करेंगे। तो इस पार्ट का ये अंतिम पार्ट आपके सामने है और हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले आप सभी से एक बार विनम्र अपील कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें। और अंत में यदि आपको इस संबंधी कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालकर आप हमें बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ है सन 1992 में। कहाँ हुआ? ये हुआ जापान का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। याद कर लें, 1992 में हुआ है, जापान में हुआ है, जापान क्या, ब्राज़ील में हुआ है। और शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। और कितने देशों में भाग लिया है? तो भाग लेने वाले हैं 170 देश इसमें भाग लिए हैं। और ये अपने आप का, आप कह सकते हो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है। 1992 में आयोजित हुआ है। ये किया गया ब्राज़ील शहर में, ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरियो शहर वहाँ पर किया है। 170 देशों में भाग लिया है। और जो करवाने वाली संस्था है इसके लिए वो है यूएनईपी। यूएनईपी क्या है? ये यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस संस्था के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। और इसका मुख्य जो अचीवमेंट है, प्राप्ति, वो क्या है? ये है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों को विश्व राजनीति में स्थान मिला है। ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट आप मान सकते हैं। और इसके अचीवमेंट में जो लास्ट में घोषणा हुई, इसमें एजेंडा 21 भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न आता है बच्चों, इसी में एक बार दोबारा देख लो, ये छोटे प्रश्न में बन रहे हैं और यहाँ से आपके सामने बड़ा प्रश्न 2 नंबर का भी, 4 नंबर का भी पृथ्वी सम्मेलन का यहाँ से बनता है। अगला, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी भूमंडलीय सम्मेलन कब हुआ? तो ये कहेंगे 1975 में। ये कौन सा सम्मेलन है? ये है पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी। अगला, वैश्विक साझी संपदा। तो पहले आप ये जान लें, संपदा आप सब जानते हैं क्या होती है। और ये साझी संपदा क्या होती है? जो एक की न होकर के सभी की हो। और ये है कौन सी है? वैश्विक साझी संपदा, अर्थात ऐसी संपदा जो पूरे विश्व की हो, पूरे ग्लोब की हो, किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी विशेष राष्ट्र की नहीं है। तो प्रश्न है ये कौन कौन सी होती है? तो आप कहेंगे धरती का वायुमंडल है, ये सभी का है। ऐसे समुद्री सतह, ये भी सभी की है। बाहरी अंतरिक्ष है, ये भी पूरे विश्व का है। और अंटार्कटिक जो महाद्वीप है, ये भी सभी का है। तो ये आपकी वैश्विक साझी संपदा आ गई है। अगला इसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो आप ये देख लें, क्योटो एक जापान का शहर है और प्रोटोकॉल का मतलब होता है समझौता। तो ये समझौता कहाँ हुआ है? ये जापान के क्योटो शहर में हुआ है। कब हुआ है? 1997 में हुआ है। और भारत में इसने अपने अनुमोदन या हस्ताक्षर कब किए हैं? तो भारत ने इसका हस्ताक्षर किए हैं 2002 में किए हैं। और भारत और चीन जो दो देश हैं, इनको इससे अलग रखा गया है, इनको कुछ रियायतें दी गई है इस प्रोटोकॉल के संबंध में। अगला है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो ऊर्जा के संबंध में है और ये अधिनियम पारित किया गया 2001 में। और इसी के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किए गए हैं। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कितने समझौते हैं? तो अभी आपने पढ़ा ना वैश्विक संपदा, और इसकी सुरक्षा के लिए 3 समझौते हैं। एक है अंटार्कटिका, 1959 में हुआ है। दूसरा है मॉन्ट्रियल न्यायाचार, जो कि सन 1987 में हुआ है। और तीसरा है अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार, ये कब हुआ? 1991 में। और ये तीनों समझौते किसके लिए हैं? ये हैं वैश्विक संपदा की सुरक्षार्थ। अगला, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? आप सब जानते हैं, ये बहुत ही आसान है, सऊदी अरब वो देश है जो कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
धरती पर कौन सी गैस की कमी हो रही है और जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है? ये हो रही है ओजोन गैस। ओजोन गैस बड़ी तीव्र गति से कम हो रही है। अगला लिमिट्स टू ग्रोथ, इसके लेखक कौन है? एक पुस्तक है पर्यावरण संबंधी, और इसके लेखक कौन है, कौन रचनाकार है? तो आप क्या कहेंगे? क्लब ऑफ रोम। क्या नाम है? क्लब ऑफ रोम इनका नाम है। अगला है चिले में आदिवासी जो लोग हैं उनको क्या कहा गया? एक देश उसका नाम है चिले, और वहाँ के आदिवासी लोगों को क्या कहा गया है? उनको कहा गया है मापुसे। क्या कहा है? मापुसे। ऐसे जो भारत में आदिवासी लोग हैं उन्हें कहा गया है अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के नाम से भी ये प्रचलित हैं। और एक बार ये जान ले कि आदिवासी या मूलवासी लोग क्या होते हैं? तो वे लोग जो कि एक स्थान पर कई सालों या समय से वहाँ रहते आ रहे हैं, जहाँ उनके वंशज भी पहले वहीं पर थे और ये लोग भी वहीं पर रह रहे हैं। उसको कहा गया है आदिवासी या मूलवासी लोग। अगला, पेरिस जलवायु समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो ये भारत ने हस्ताक्षर किए हैं 2 अक्टूबर 2016 को इसका अनुमोदन या इस पर हस्ताक्षर किए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लें कि पेरिस जलवायु संबंधी जो समझौता है भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो 2 अक्टूबर 2016 को किया है। आगे है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपुल का गठन कब किया गया है? ये किया गया सन 1975 में, और ये जो काउंसिल है ये भी आदिवासी लोगों से संबंधित है। और ये एक परिषद है, वर्ल्ड परिषद है, विश्व परिषद है, जिसका गठन 1975 में हुआ है। अगला है पावन वन प्रांतर। ये तो इसका एक नाम है, या दूसरा नाम है देवस्थान। दोबारा और देख लें, पावन वन प्रांतर या देवस्थान। ये ऐसी भूमि है, देवभूमि, धार्मिक मान्यताओं के कारण वनों का संरक्षण, अर्थात ये अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से यदि किसी जंगल को हम बचाते हैं कि जहाँ कोई धार्मिक या देवस्थान है, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया है पावन वन या प्रांतर। और ये वनों के संरक्षण में इसकी बहुत बड़ी की भूमिका रही है कि लोगों की मान्यता है कि जहाँ देवस्थान है, जहाँ धार्मिक स्थल है, वहाँ आसपास में वनों को काटा नहीं जाए बल्कि उनको संरक्षण दिया जाए। तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। बड़े में हम देख लेते हैं, कुछ बिंदुओं की सहायता से हमने कुछ समझने का प्रयास किया है। वो क्या है कि भारत का पक्ष क्या है, किसको लेकर के? पर्यावरण मुद्दों को लेकर के भारत का पक्ष क्या है, आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे? ये 3-4 बिंदु हैं, इनकी सहायता से आप बता सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का संयुक्त दायित्व है। भारत ये मानता है कि पर्यावरण का संरक्षण हमें करना है, बचाव करना है, तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, किसी एक देश या एक प्रांत या राज्य की नहीं है। ये संपूर्ण विश्व का दायित्व है कि हमें इसको सुरक्षा दी जाए, हमें संरक्षण करना चाहिए। एक बात और कही है कि इसके अंदर जो दुनिया के विभिन्न देश हैं उनकी भूमिका में कुछ अंतर है। कैसे है कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकसित हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अविकसित है, विकासशील है। तो ये जो देश हैं विकसित है, अविकसित है या विकासशील देश है, इनकी भूमिका में कुछ अंतर होना चाहिए। अर्थात जिन्होंने अपने विश्व पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है या खराब किया है, वो देश कौन से हैं? वो देश हैं विकसित देश। इसलिए विकसित देशों की भूमिका इसमें ज़्यादा मानी जानी चाहिए, उनका रोल इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा किया है, तो बट नेचुरल है कि उनकी भूमिका भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा किसका मानना है? भारत देश का। उत्तरदायित्वों को लागू करने में सुझाव। उत्तरदायित्व में जो अभी हमने जिम्मेदारी फिक्स की है, तो इन देशों का जो दायित्व है वो दायित्व भी उसी हिसाब से है कि कौन देश कितना विकसित है या अविकसित है या विकासशील है, और उनके पैमाने पर अलग अलग ढंग से उनके दायित्व भी उसी प्रकार से होने चाहिए। जो देश कम विकसित है या विकासशील है उन पर जिम्मेदारी कम आनी चाहिए, और जो विकसित देश है उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, वो विकसित हो चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। आगे है वन संरक्षण। ये आप सब जानते हो कि हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। वन
काटे नहीं जाने चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। ये भारत का पक्ष है। और अंत में है पृथ्वी को बचाना। पृथ्वी को बचाने का मतलब ये है कि जो भी अभी हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम लोगों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, संतति है, उसके लिए हम पृथ्वी के वायुमंडल या पर्यावरण को सुरक्षित छोड़ के जाएं और उनके लिए प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी रहें, जिनसे वो भी अपना जीवन व्यापन कर सके। अन्यथा आने वाले समय में हमारी जो भावी पीढ़ी है, उसके लिए पृथ्वी को जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा संकट के रूप में उनके सामने आने वाला है। तो ये हो गया भारत का इन मुद्दों पर पक्ष। आगे देखते हैं एजेंडा 21 क्या है बच्चों। तो ये एजेंडा 21 अपने पीछे देखा कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील शहर में, वहाँ का आउटकम या बाद में जो हस्ताक्षर हुए हैं इस समझौते पर, उसका आउटकम है या परिणाम है। और इसमें क्या कहा गया है, उसमें यही कहा गया है एजेंडा 21 में कि दुनिया भर में जो गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, इसको हमें सही तरीके से कंट्रोल किया जाना चाहिए। कैसे कि जो ऊर्जा के साधन है उनका सही तरह से उपयोग हो, न्यायोचित ढंग से उपयोग होना चाहिए। कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम किया जाना चाहिए। ऐसे ही है प्रदूषण पर दंड। इसका मतलब ये है कि जो देश या जो प्रकार के जो विभिन्न संस्थाएं हैं जो कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं, तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ये एजेंडा 21 में तय किया गया है। और अंत में कहा है जागरूकता। जागरूकता का तात्पर्य है कि पर्यावरण संबंधी जो जानकारी है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, और ख़ास तौर से विशेष तौर से उन लोगों के पास में जो कि इसके बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें हमें अवेयर या जागरूक करना चाहिए। तो ये आपका दूसरा प्रश्न तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के कारक कौन कौन से। आपको ये बताना है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत आसान है। तो आप कह सकते हो जनसंख्या है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है। ऐसे वनों की कटाई हो रही है, तो वनों की जो कटाई हो रही है वनों की, ये भी इसके लिए एक बड़ा कारक है। ऐसे प्रदूषण है और औद्योगिकरण है। बहुत आसान बिंदु है, इनकी सहायता से इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चौथा दिया है पर्यावरण आंदोलन क्या है, अर्थात ऐसे मूवमेंट्स जो कि पर्यावरण को संरक्षित या बचाने के लिए व्यक्तियों द्वारा या अनेक प्रकार की संस्थाओं द्वारा या सामाजिक संगठनों के द्वारा शुरू किए जाते हैं, इनको सुधारने हेतु। और उन्हीं को नाम दिया है पर्यावरण आंदोलन। इसमें व्यक्ति भी जुड़ सकता है, वो संस्थाएं भी जुड़ सकती हैं जो सरकारी हो सकती है और गैर सरकारी भी हो सकती है। ये तो हो गया इसका आशय। और इसमें आगे देखते हैं कि प्रकार और विविधता कौन कौन सी हैं। तो बच्चों बहुत आसान है कि जो आंदोलन है पर्यावरण संबंधी कौन कौन से हैं। तो एक तो है वनों को बचाने के लिए, तो उसका नाम है वन आंदोलन। दूसरा है बांध विरोधी, क्यों आप जानते हो कि बहुत सारी नदी घाटियों पर बड़े बड़े बांध बना करके बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती है। तो बांधों के विरोध में भी जन आंदोलन हो रहे हैं, और वो इसीलिए हो रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। तीसरा दिया है खनिजों के अंधाधुंध दोहन का विरुद्ध। और ये जो आंदोलन है, इन आंदोलनों में इनका भी बड़ा योगदान है। आप देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन है उनका हम बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, और ये दोहन पर्यावरण को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने में जिम्मेदार है। तो इसके लिए वैसे ही जैसे बाकी अन्यों की तरह संस्थाएं हैं, कुछ सरकारी और गैर सरकारी, जिन्होंने आंदोलन का रूप लेकर के इनको हल करने का कार्य किया है। इनको मतलब पर्यावरण सुधार को। और जो खनिजों के द्वारा दोहन हो रहा है, वो दोहन को रोका जाए, और ये दोहन को रुक जाएगा तो क्या होगा, अपने पर्यावरण को आसानी से हम बचा सकते हैं। तो ये प्रश्न हो गया पर्यावरण संबंधी कौन कौन से आंदोलन आते हैं। अंतिम प्रश्न है कि अंटार्कटिका क्षेत्र के बारे में कुछ बताइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके आने वाला ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कैसे, इसमें दो चीज़ें बनती हैं। एक तो है कि इसकी विशेषता क्या है, और दूसरा अंटार्कटिका क्षेत्र का महत्व क्या है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि यह एक वैश्विक साझी संपत्ति या संपदा है। कौन, अंटार्कटिका। कैसे है,
इसकी विशेषता देखते हैं कि 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये इसकी विशेषता है। कितना क्षेत्र है? 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का 26% निर्जन क्षेत्र यहाँ पर है। निर्जन का मतलब जहाँ कोई लोग बाग यहाँ रहते नहीं है। तो जो विश्व में निर्जन क्षेत्र है उनका 26% केवल यहाँ और यहाँ अंटार्कटिका में है। ऐसे ही स्थलीय हिम का 90% हिम माने बर्फ, यहाँ 90% बर्फ कहाँ पर है? केवल और केवल अंटार्कटिका में है। और अंत में दिया है समुद्री पारिस्थितिकी अत्यंत उर्वर, अर्थात यहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र है बड़ा मजबूत है। यहाँ कई प्रकार के जैव है, शैवाल है, पक्षी हैं और अन्य प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर मौजूद है, जिससे कि जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है बड़ा मजबूत है। ये इसकी कुछ होगी विशेष बातें। अब आगे देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ये है कि krill मछली है, पादप है, पक्षियों का वहाँ पर होना, अर्थात किसी एक जलवायु चक्र के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जिन जीव जंतुओं का होना आवश्यक है वो वहाँ पर है। कौन कौन है? krill मछली है, पादप पानी पौधे हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षी मौजूद हैं। विश्व जलवायु का संतुलन बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? अंटार्कटिक महाद्वीप का। ऐसे ही है जो ग्रीन हाउस गैस के जो जमाव है वो भी का महत्वपूर्ण यहाँ से इनके स्रोत यहाँ पर हैं। दोबारा एक बार और देखें कि जो ग्रीन हाउस गैस के जमाव का महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है, ये यहाँ से हमें पता लगता है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। और अंत में दिया है तापमान का पता करना। और वो तापमान कौन सा है? जो लाखों वर्ष पुराने समय से है, तो उसका तापमान भी आप यहाँ की जो लेयर्स हैं, जो सतह हैं, इसके द्वारा आप इसको जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये उसका महत्व हो गया। ये आपके सामने 5 बड़े प्रश्न इधर हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न भी हैं और यहाँ बड़े प्रश्न भी आसानी से बन सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ में आज का इस जो वीडियो है इस पार्ट का, इसको हमने यहीं कंक्लूड कर दिया है। आपसे मिलेंगे आगे के वीडियोज़ में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।